नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परविंदर। पॉलिटिकल साइंस डिस्कोर्सेज वीकली इस प्रथम श्रृंखला के 10वें अंक और आखिरी अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी पहली सीरीज चल रही है और इसमें हमने कुल मिलाकर के 200 क्वेश्चंस को सोल्व किया है जो पॉलिटिकल साइंस से और करंट अफेयर्स से संबंधित थे। इनमें हमने आईआर के पार्ट को डिस्कस किया, उसके साथ में हमने इंटरनेशनल रिलेशंस के जितने भी नए जो टॉपिक लगे हैं यूजीसी नेट के अंदर उनको हमने देखने का प्रयास किया। हमने काफ़ी क्वेश्चन सोल्व किए जो सीधे क्वेश्चन हमारे नेट यूजीसी नेट और आईएएस एस्पिरेंट्स हैं, इनके काम जरूर आएंगे। दोस्तों, ये हमारी ईमेल आईडी है और ये हमारा फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी है। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। सारी जो फाइल है वो प्रोटेक्टेड है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर हमारा व्हाट्सएप लिंक है जहां जाकर के आप एक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके अंदर इस फाइल का पासवर्ड आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ये हमारा 10वां अंक और आखिरी अंक है। हमारा पहला क्वेश्चन है 2019 में हाल ही में किए गए संशोधन बिल हैं। कुछ बिल भारत अभी अमेंडमेंट हुए हैं और भारत की पार्लियामेंट ने ये जो बिल हैं इनको अमेंडमेंट के लिए रखा है। तो इनमें से कौन कौन से बिल जो संशोधित बिल हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, और इस तरीके से ये चारों जो बिल हैं वो एक्ट और बिल जो हैं ये चारों के चारों संशोधन बिल 2019 में भारत की पार्लियामेंट के सामने रखे गए हैं और ये पास भी हो गए हैं। भारत के इतिहास में 300 से ऊपर सीटें जीतने वाली सिंगल पार्टी 2019 तक कितनी बार जीती हैं? यानी कि क्वेश्चन ये है हमारा कि जो ये सिंगल पार्टीज हैं 300 से ऊपर सीटें 2019 तक कितनी बार जीती हैं? तो वो है 9 बार। 9 बार में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके अंदर ये है। राजीव गांधी की सरकार बनी थी 1984 के अंदर और इस समय इन्होंने 426 सीटें जीती थी। इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी 1971 और 80 के अंदर, इन्होंने 300 और 370 से ऊपर सीटें जीती थी। तो इस तरीके से 300 से ऊपर सीटें जीतने वाली सिंगल पार्टी की अगर हम बात करें तो वो 9 बार सिंगल पार्टी जीती है। जो सही मिला नहीं है उसको छांटना है। YSR जो पार्टी है उसके प्रमुख हैं JM रेड्डी, JDS के HD देवगौड़ा, TDP के NT रामाराव, जबकि NCP के राहुल गांधी नहीं हैं बल्कि शरद पवार हैं। तो इस तरीके से हमें इसका सही उत्तर छांटना था और हमारा प्रथम जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन IOC इस्लामी देशों का समूह है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय सऊदी अरबिया में है और इसकी स्थापना 1969 में की गई थी और यह 57 देशों का इस्लामी संगठन है। इसके अंदर 57 देश हैं। 1969 में IOC का निर्माण किया गया था और इसका मुख्यालय सऊदी अरबिया में। प्रतिरक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में 2005 में भारत और अमेरिका के बीच संधि हुई थी जो 10 वर्षीय थी और इसकी टर्म 2015 में समाप्त होनी थी। अब इसको फिर से विस्तारित कर दिया गया है। हमें यह बताना है कि कितने वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है। इसको फिर से भारत और अमेरिका ने 10 वर्ष के लिए विस्तारित कर दिया है। भारत और अमेरिका से संबंधित क्वेश्चन काफी बार ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के पेपर में पूछा गया है। भारत अमेरिका के बीच शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग समझौता जो दोनों देशों की मित्रता के मध्य मील का पत्थर है, यह कब हुआ?
यह हुआ था 2008 के अंदर। 2008 के अंदर भारत और अमेरिका के बीच शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग समझौता हुआ था और इसको मील का पत्थर कहा जाता है। मालाबार युद्ध सैनिक अभ्यास हुआ है, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। मालाबार संयुक्त नौसेना सैनिक अभ्यास किया जाता है किस किस के मध्य? तो वो किया जाता है भारत, अमेरिका और जापान के मध्य। भारत, अमेरिका और जापान के मध्य यह मालाबार संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया जाता है। क्वेड में शामिल नहीं है। क्वेड में यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया शामिल है, जबकि यूएसएसआर या रसिया नहीं है। अब इसके फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम है, नंबर 1, यह एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजी डायलॉग है। यह एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजी डायलॉग है जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया के बीच होता है। 2007 में इसकी पहल की गई थी जापान के द्वारा, शिंजो अबे के द्वारा इसकी पहल की गई थी और यह साउथ एशिया सी में चाइना की गतिविधियों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। तो क्वेड का क्या मतलब है? क्वेड का मतलब यह है कि यह एक प्लेटफॉर्म है जिस पे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया एक मंच के ऊपर स्थापित होते हैं और 2007 में शिंजो अबे की पहल पर इसको बनाया गया और इसके अंदर जो साउथ चाइना सी है इसकी गतिविधियों के ऊपर ध्यान रखकर इसको बनाया गया। 2+2 वार्ताओं में दोनों देशों के विदेश मंत्री व रक्षा मंत्री की भागीदारी होती है। इन वार्ताओं में आर्थिक नीतियों की समीक्षा की जाती है। हमें यह बताना कि कौन सा इसमें से ठीक है, तो केवल एक ठीक है। 2+2 जो वार्ताएं होती हैं वो दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री इन दोनों की भागीदारी होती है, जबकि इसमें आर्थिक नीतियों की समीक्षा नहीं की जाती बल्कि सामरिक व प्रतिरक्षा संबंधों का महत्व और इनकी जो समीक्षा है वो की जाती है। कहने का मतलब ये है सामरिक जो समझौते होते हैं उनसे रिलेटेड है ये, न कि आर्थिक नीतियों से। तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नक्सलवाड़ी आंदोलन के बाद पत्थलगड़ी आंदोलन भारत के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में चल रहा है, इसकी मूल मांग क्या है? इसकी मूल मांग है स्थानीय शासन। स्थानीय शासन से क्या अभिप्राय है? ये चाहते हैं कि हम अपना शासन खुद करें, यानी कि ग्राम सभा जो बनाई गई है, ग्राम सभा ही वो शासन करे, ना कि भारत शासन करे। तो इनकी पत्थलगड़ी आंदोलन और इसकी मूल मांग है स्थानीय शासन। तमिल जाति के पितामह माना जाता है, तमिल जाति के पितामह माना जाता है ईवी रामास्वामी पेरियार को, और तमिलनाडु का वोल्टेयर भी कहा जाता है ईवी स्वामी पेरियार को। पेरियार द्वारा चलाया गया प्रमुख आंदोलन वायकोम सत्याग्रह है। वायकोम सत्याग्रह किसने चलाया? ईवी रामास्वामी पेरियार ने। और इसकी मुख्य मांग क्या थी? इसकी मांग थी कि ये जो आदि द्रविड़ हैं समेत इजावा जाति से संबंधित थे पेरियार। इन्होंने कहा कि जो ये वायकोम सत्याग्रह आंदोलन हम कर रहे हैं इसमें हमारी मांग यह है कि आदि द्रविड़ों को समेत इजावा जाति मंदिरों में प्रवेश दिया जाए, क्योंकि नीची जाति के लोगों को इसके अंदर मंदिरों के अंदर प्रवेश नहीं कराया जाता था। पहले इसका नेतृत्व जॉर्ज जोसेफ कर रहे थे, पहले इसका नेतृत्व जॉर्ज जोसेफ कर रहे थे और फिर इनको जेल में बंदी बना दिया गया और इन्होंने पत्र लिखा ईवी रामास्वामी पेरियार को और इन्होंने फिर इस आंदोलन को संभाला और ये वायकोम सत्याग्रह आंदोलन काफी फेमस हुआ और हमारे नेट के सिलेबस में भी ये लगा हुआ है ईवी रामास्वामी पेरियार। और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। रामास्वामी पेरियार और थिरुवी कल्याण सुंदरम ने गुरुकुलम व्यवस्था के विरुद्ध चहुमुखी युद्ध की घोषणा, क्योंकि नंबर 1 तो वे आंतरिक रंगभेद नीति का विरोध कर रहे थे, दूसरा वो एक सामान्य भोजनालय की व्यवस्था
करना चाहते थे, इसलिए हमारे दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये चहुमुखी युद्ध और गुरुकुलम व्यवस्था जो है, इसमें क्या होता था कि आदि द्रविड़ लोगों की भोजन करने की व्यवस्था अलग थी और जो ब्राह्मण जाति के और जो उच्च जाति के बच्चे थे उनके भोजनालय अलग अलग थे। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये भोजनालय जब अलग अलग होंगे और जो साथ बैठ करके खाना नहीं खाएंगे तो उनके विचार एक दूसरे के अंदर प्रसारित नहीं हो सकेंगे। इसलिए इन्होंने ये कहा कि रंगभेद नीति का विरोध हो और ये जो भोजनालय की व्यवस्था है ये बच्चों की एक साथ की जाए। इसलिए गुरुकुलम व्यवस्था के विरुद्ध चहुमुखी युद्ध की घोषणा इसलिए की थी क्योंकि रंगभेद नीति का विरोध कर रहे थे और भोजनालय की व्यवस्था करना चाहते थे, जो एक सामान्य भोजनालय और सभी के बच्चे जो हैं वहां भोजन ग्रहण करें। रामास्वामी पेरियार ने रामायण व मनुस्मृति को जला दिया था और इन्होंने जब जलाया था तो इन्होंने ये बात क्यों कही थी, इनका क्या तर्क था? और इनका तर्क था ब्राह्मणवादी सोच। इन्होंने कहा था कि ये जो ब्राह्मणवादी सोच है ये जो उच्च जाति और निम्न जाति को दिखाती है, इसलिए ये रामायण और मनुस्मृति को नहीं मानना चाहिए और इनको जला देना चाहिए। पेरियार ने जातीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया। पेरियार ने जातीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया और कहा कि हर क्षेत्र में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। इन्होंने कहा कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हर क्षेत्र में जरूरी है और जातीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत इन्होंने दिया और इन्होंने कहा कि ब्राह्मणवादी सोच नहीं चलेगी, सब समान है और समानता के ऊपर आधारित भारत हम बनाना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने ब्राह्मणवादी सोच को दर्शाने के कारण ये कहा कि रामायण और मनुस्मृति को जला देना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामाबाई को सरस्वती की संज्ञा किसने दी? वो दी प्रोफेसर टोनी ने। प्रोफेसर टोनी ने सरस्वती की संज्ञा दी रामाबाई। पंडिता रामाबाई के गुरु थे सज्जन बिपिन बिहारी मेधावी, ये इनके हस्बैंड थे। अजीबाई का पूरा नाम था सिस्टर गेराल्डिन और यह पंडिता रामाबाई की आध्यात्मिक गुरु बनी। यह पंडिता रामाबाई की आध्यात्मिक गुरु बनी। अनंत शास्त्री डोंगरे जो इनके फादर थे, केशव चंद्र सेन जो हैं वो इनके गुरु थे। तो पंडिता रामाबाई के गुरु थे केशव चंद्र सेन, इनके पिताजी थे अनंत शास्त्री डोंगरे। अजीबाई जिसका पूरा नाम सिस्टर गेराल्डाइन था और यह पंडिता रामाबाई की आध्यात्मिक माता बनी, न कि गुरु। मैंने यहाँ गुरु लिख दिया था, ये गलत है। यह इनकी आध्यात्मिक माता बनी और इनके हस्बैंड का नाम था सज्जन बिपिन बिहारी मेधावी। निम्न में से पंडिता रामाबाई की पुस्तक नहीं है। ए लाइफ एंड ए टाइम 2007, ये उमा चक्रवर्ती की बुक है, न कि पंडिता रामाबाई की। इससे संबंधित फैक्ट ये बनता है, द हाई कास्ट हिंदू वीमेन 1887, इसको पहला नारीवादी मैनिफेस्टो कहा जाता है। नारीवादी मैनिफेस्टो कहा जाता है। द हाई कास्ट हिंदू वीमेन 1887 को पहला नारीवादी मैनिफेस्टो कहा जाता है। और रामाबाई बाइबल 1924, यह हिब्रू भाषा से अनुवादित है। यह बुक हिब्रू भाषा में लिखी गई और यह बाद में अनुवादित की गई। ए टेस्टिमनी जो बुक है, ये ईसाई धर्म जब पंडिता रामाबाई ने अपना लिया था तो उसकी दास्तान है, और जब वे ईसाई धर्म को अपना लिया था तो उसकी जो सारी जो जिंदगी थी उसको ए टेस्टिमनी में बताई गई थी। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बन जाता है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर काफी फैक्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। प्रतिक्रियात्मक न्याय के बारे में असत्य है, ठीक नहीं है। तो ये सारी चीजें इसके बारे में बिल्कुल ठीक है, लेकिन राज्य की भूमिका इसमें सीमित करने की बात थी और व्यक्ति को स्वायत्तता की बात थी। जबकि जब ये नहीं लगाया है तो इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल
ठीक हो जाता है और ये असत्य है। और इसमें कहा गया है कि राज्य की भूमिका को सीमित करने से व्यक्ति की स्वायत्ता कायम नहीं रहेगी, जबकि अगर राज्य की भूमिका सीमित कर दी जाएगी तो व्यक्ति की स्वायत्ता कायम रहेगी। तो ये प्रतिक्रियात्मक न्याय के बारे में बिल्कुल ठीक है। जॉन रॉल्स के निष्पक्षता के रूप में न्याय के बारे में सत्य है। ये सारी बातें जॉन रॉल्स का एक सिद्धांत है, निष्पक्षता के रूप में न्याय, इसके बारे में सारी बातें ठीक है कि ये मूल स्थिति की बात करते हैं, ये व्यक्ति को अधिकतम फायदे की बात करते हैं, और मैकफर्सन इनके सिद्धांत को सार्वभौमिक होने की बजाय उदारवादी और तार्किक आधार देने की बात कहते हैं। सारी बातें ठीक है। दोस्तों ये हमारी लास्ट वीडियो थी, ये हमारी पहली सीरीज का 10वां अंक। हमने कुल मिलाकर के 190 से लेकर के 195 क्वेश्चंस इन 10 वीडियो में कर लिए हैं। टोटल मिलाकर के कुछ इतने क्वेश्चन आपके सामने जरूर बन जाएंगे। ये जो पीडीएफ लिंक आपके सामने है, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और इसका प्रिंट आउट आप ले लीजिए। भविष्य में ये क्वेश्चन आपको बड़े काम आएंगे। मैंने ये खुद पढ़ करके इनको इस तरीके से फ्रेम किया है कि एक क्वेश्चन के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं। आगे आने वाली जो सीरीज है उसके अंदर मैं बुक रिव्यू करूंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पढ़ा जाए नेट के सिलेबस को, और किस तरीके से कौन सी बुक कहाँ इंपॉर्टेंट आपको लगेगी, कौन सी बुक आपको किस टाइम पे पढ़नी है, क्योंकि आपके पास समय लिमिटेड है अभी। और नेट का फॉर्म आप भर लीजिए, 9 तारीख लास्ट डेट है। और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो। आपका बहुत बहुत थैंक यू मेरी सारी वीडियो को देखने के लिए, मुझसे संपर्क करने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए। ये मेरा यूट्यूब चैनल है पॉलिटिकल साइंस डिस्कोर्सेस, ये मेरी ईमेल आईडी है, कोई भी क्वेरी हो व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा फ़ोन नंबर भी है, और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, ये डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दिया हुआ है मैंने, जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक ग्रुप में पहुंच जाएंगे, वहां उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर ये जो पीडीएफ लिंक है, इसकी पीडीएफ लिंक की पासवर्ड भी आपको मिल जाएगा, और आने वाली हर जो चीज, जो चाहे पॉलिटिकल साइंस के कोई अपडेटेड क्वेश्चन हो या फिर कोई भी न्यूज हो, तो हम यहाँ शेयर करते हैं। तो आप मेरे ये जो ग्रुप है इसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपने इतना प्यार दिया। मेरी ये 10 वीडियोस हैं, कितनी अच्छी आपको लगी, कितनी बुरी आपको लगी, मुझे जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि हम बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियोस के अंदर, और कुछ नए तरीके से नया करने की कोशिश करेंगे पॉलिटिकल साइंस के अंदर। और मैं आपको एक बात फिर से कहता हूँ कि आप जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सोल्व करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, और अच्छे बनिए, भारत को अच्छा बनाइए, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ भारत बनाइए। जय भारत, जय हिंद।